without a brain? Strange question, right? But yes, we can live with half of a brain or maybe 1/4 of it. You must be surprised after hearing this, but yes, ब्रेन के अंदर ना एक एबिलिटी होती है कि अगर हाफ ब्रेन भी प्रेजेंट है तो वो धीरे धीरे अडेप्ट कर लेता है और हमारे सिस्टम को किसी तरीके से फिर भी चलाने की कोशिश करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी कक्षा। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम ये सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी, जिसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट ब्रेन सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है और दूसरे पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है। ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स येट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर प्लांट्स डूइंग फॉर द सेम फंक्शन। हमारे तरीके से तो प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं। सो प्लांट्स हैव सिस्टम ऑफ हार्मोन्स बेसिकली, जो उनको कुछ काम कराने में हेल्प कर रहे हैं। Whereas we have a complete system known as the nervous system. ये सिस्टम सारे ऑर्गन्स को मैनेज करके रखता है और इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन, जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। ये सिस्टम सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हो जाता, इसके पास ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड ऑल द नर्व्स जो हमारी बॉडी में हर जगह पर फैली हुई हैं वो भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के पास तो कोई ब्रेन और स्पाइनल कोड नहीं है। सो उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो उनकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्टिविटीज जैसे कि फूड बनाना, जैसे कि मूवमेंट एनिमल्स के अंदर, जैसे कि रेस्पायर करना, गैसेस को एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हम उन एक्टिविटीज की बात करेंगे कि कौन सा ऑर्गन कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, केमिकल्स कौन कौन से सीक्रेट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर और किस तरीके से हमारी बॉडी एक साथ मैनेज कर रही है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। So now we are going to study control and coordination in animals first of all, और यहाँ पे particularly हम human body की बात करने वाले हैं। So I hope you must be interested कि आप अपनी body के control and coordination के बारे में पढ़ेंगे, that how the things are working, how we are doing the activities, हम कोई भी काम सोच समझ के कैसे करते हैं, memories कैसे store होती हैं and everything। सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कुछ important terms का। तो यहाँ पर मतलब है सबसे पहले stimuli या फिर stimulus। क्या होता है stimuli? ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट कराएंगे। मान के देखो हमारे आसपास कुछ भी नहीं हो रहा और हम बिल्कुल स्टिल खड़े हुए हैं, तो कोई भी रिस्पॉन्स हमारा करने का मन ही नहीं करेगा। वहीं पर अगर हमारे ऊपर कुछ स्टिमुलस आता रहे, हीट, कोल्ड, ऐसे स्टिमुलस अगर हमारी बॉडी को मिलते रहे तो हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। उसी को स्टिमुलस बोलते हैं, वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्स जनरेट करवाए। एक बार देख लो इसकी डेफिनेशन, द फैक्टर्स विच ब्रिंग रिस्पॉन्स और चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि लाइट, हम रात को जब सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं और जब सुबह मम्मा लाइट्स ऑन कर देती हैं या फिर विंडो से सनलाइट आती है तो हमारी आइज़ किस तरीके से ब्लिंक करती है, वो एक तरीके का रिस्पॉन्स है। उसके अलावा हीट, कोल्ड, इसके अभी हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेस। साउंड और स्मेल, इसको लेकर भी तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जो बहुत तेज साउंड हमारे कानों में आती है तो हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, तो एक तरीके का स्टिमुलस है जो रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं। सो दीज आर ऑल द स्टिमुलस। इसके अलावा और स्टिमुलस भी होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स बेसिकली, ठीक है, जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। बहुत बार आपने ये टर्म तो सुनी होगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या हार्मोन की वजह से ये हो रहा होगा बॉडी में। तो हॉर्मोन्स होता क्या है? दीज आर एक्चुअली केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल्स एक तरीके से होते हैं ये, जो हमारी बॉडी में किसी एक जगह प्रोड्यूस हो रहे होंगे और उस जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर रहे होंगे। सो इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। और उनको मैसेंजर्स क्यों बोला गया है? बिकॉज दे विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड उसका कुछ ना कुछ काम होगा। आप अपनी बॉडी के बहुत सारे हॉर्मोन्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो स्पेशल सेल्स इन आवर बॉडी।
स्पेशल सेल्स जो सिग्नल या स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए बैठे हुए, उनको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आवर स्किन, हमारी स्किन हर जगह भरी हुई है रिसेप्टर सेल्स से, तभी अगर कोल्ड टच होता है तो हमें पता चल जाता है, हीट टच होता है तो भी हमें पता चल जाता है, या नॉर्मल टच है तो भी हमारा ब्रेन बता देता है कि इट इज़ अ नॉर्मल टच, डू नॉट वरी। सो ऐसे जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर सेल्स ही तो होंगे जो हमें बताएंगे कि हाँ ये कौन सा टच होने वाला है, हीट है या कोल्ड है या ये किस तरीके का स्टिमुलस है। तो उन वाले स्पेशल सेल्स को क्या बोला जाता है? रिसेप्टर्स। नाउ let's see where they are present. These are special tips of some nerve cells. नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, तो न्यूरॉन के स्पेशल रूप हो गया एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन यानी कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और फिर ब्रेन तक भेज देता है कि देखो ये वाली चीज़ आई है, हम इससे सेफ है या फिर हमें इससे खतरा है, तो ब्रेन बता देता है कि नो इट इज़ सेफ और नॉट। ठीक है, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, ये एक जूम डायग्राम है, ये स्पेशल रिसेप्टर्स हैं जो स्किन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं और कुछ रिसेप्टर्स के नेम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और रिसेप्टर्स हो गए वो स्पेशल सेल्स। तो लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स का नाम क्या हो गया? फोटो रिसेप्टर्स। और इनका बेस्ट काम कहाँ होगा हमारी बॉडी के अंदर? ऑफकोर्स आइज में होगा, तो इसीलिए ये हमारे देखने में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइज में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद दूसरे रिसेप्टर्स कौन से प्रेजेंट हैं? ईयर। ईयर के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिनका काम स्पेशली होता होगा सुनने का, वो वाले रिसेप्टर्स को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। दोज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज फोनो रिसेप्टर्स। फोनो मतलब साउंड, रिसेप्टर वो स्पेशल सेल्स जो सुनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इनका बेस्ट काम कहाँ होने वाले? ईयर में, इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ईयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट स्किन। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन टिश्यू है ना, जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज स्किन। तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। वैसे थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, राइट। सो हीट रिसेप्टर्स, इनका नाम है थर्मो रिसेप्टर्स। ये पूरी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और हर तरीके के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। दे हेल्प इन फीलिंग हीट, कोल्ड एंड वॉट एवर टच इज रिक्वायर्ड। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारे पास नोज। नोज का काम क्या होता है? स्मेल करना, अच्छी या बुरी। तो नोज के अंदर जो स्पेशल तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं, उनका नाम होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी वर्ड कहीं भी आ जाए ना तो वो किससे रिलेटेड होने वाला है? स्मेल से रिलेटेड होने वाला है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारी नोज के अंदर वाली वॉल पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ द स्मेल सिंपली। ठीक है, टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड। तो इसका मतलब उसके ऊपर जो स्पेशल तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसका नाम होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो आ सकता है क्वेश्चन, गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, दैट इज वाई दे आर प्रेजेंट ऑन द टंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिसेप्टर। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? स्टिमुलस क्या होता है जो रिस्पॉन्स जनरेट कराता है। उसके बाद आपने पढ़ा हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज हार्मोन्स, जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। देन हमने पढ़ा व्हाट आर रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प कराते हैं। 5 रिसेप्टर्स आपने पढ़ लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे। आपको ये वाले टर्म्स याद करना बहुत जरूरी है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होंगे टंग पे, ऑल्फैक्टरी जो कि प्रेजेंट होंगे नोज पे, स्किन के ऊपर जिनका नाम है थर्मो रिसेप्टर्स, ईयर वालों को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स और आईज वालों को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से। सेल का ग्रुप क्या बना देता है? टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप क्या बना देता है? ऑर्गन। और ऑर्गन्स का ग्रुप बना देता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम होने वाला है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है? बेसिकली हमारे 2 मेन ऑर्गन्स आ जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो नर्वस सिस्टम में आ सकती हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स फैली हुई हैं हर जगह, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं? नर्वस सिस्टम। जो सेल्स इस सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं ना, उनको बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स।
नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, बेसिकली नर्वस सिस्टम को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया इसको इजी करने के लिए। एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो नर्वस सिस्टम हमने कर दिए, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल, CNS और PNS शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। सबसे पहले इसको आगे बढ़ने की बजाय हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। तो आपको समझ आ गया ना, सिस्टम तो बड़ी चीज़ हो गई और न्यूरॉन्स वो छोटे छोटे सेल्स हैं जो सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। तो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स पूरे सिस्टम को बना रहे हैं बेसिकली। एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इनसाइड द ब्रेन, क्योंकि ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, दीज आर एक्चुअली न्यूरॉन्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद है न्यूरॉन्स के पार्ट कौन से होते हैं, न्यूरॉन कैसा दिखता है। सो दिस इज एक्चुअल पिक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो हम डायग्राम हम पेपर में भी बनाकर आते हैं और इसकी लेबलिंग भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप है इसका डेंड्राइट। जब आप न्यूरॉन्स को ड्रॉ करोगे तो आप सबसे पहले तो ये छोटा सा सेल बना देते हो सेंटर में, उसके अंदर दिखा देते हो आप ये न्यूक्लियस। उसके बाहर ये जो सारा एरिया आपको दिख रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म ना देखो ऐसे पतले पतले फाइबर्स में डिवाइडेड है। कहीं भी देखोगे, अभी जो आपको इससे पहले वाले डायग्राम में भी दिख रहे थे बहुत लंबे लंबे पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इनका काम क्या होता है, एक्चुअली जो नर्व बनती है वो कैसे बनती है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पीछे लाइन बना लेता है इस तरीके से। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के पीछे ऐसे लाइन टू लाइन टू लाइन टू लाइन जुड़ते रहते हैं और सिग्नल को फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। जैसे अगर मेरे हैंड के ऊपर मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है, कोई गर्म प्लेट लग जाती है अगर, तो मेरे रिसेप्टर्स के ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स जो कि स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर एक नर्व जा रही होगी जो मैसेज को जल्दी से लेकर जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और उसको बताएगी दैट बॉडी हैज टच्ड अ हॉट plate, and then my brain will tell that it is very dangerous, remove your hand, और तभी मैं क्या करूँगी, अपने हाथ को वहाँ से हटा लूँगी। तो एक सिग्नल जाता है और ब्रेन बोलता है that it is harmful, and then एक सिग्नल वापस आता है और मेरी मोटर नर्व्स के पास आता है, मतलब मेरे मसल सेल्स के पास आता है और फिर मैं अपना हाथ वहाँ से हटा लेती हूँ। कितनी जल्दी होता है ना ये एक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज न्यूरॉन्स जो इतना क्विकली काम करते हैं और मैसेज को जल्दी से पहुँचा कर वापस आ जाते हैं। तो अब समझ आया होगा आपको। तो ये कनेक्टेड कैसे हैं, एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं ये। सो दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन। यहाँ पर ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लेते हैं। जो भी रिसेप्टर्स, मान लो ये सबसे पहला न्यूरॉन है जो जस्ट मेरे हैंड के नीचे प्रेजेंट होगा, तो यही थर्मो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा कि हीट आया है, सबसे पहले ये डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे। उसके बाद क्या होने वाला है आगे, डेंड्राइट्स ने तो अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली। नेक्स्ट पार्ट आता है सेल बॉडी। दिस होल एरिया इज एक्चुअली योर सेल बॉडी। ये जो पूरा एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज सेल बॉडी। What happens? The information acquired by it travels as an electric impulse. जो information यहाँ पर आती है वो कैसे जाती है आगे, in the form of electric impulse. Electric impulse की फॉर्म में जा रही है, तभी तो इतनी जल्दी जल्दी जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं होता तो इंफॉर्मेशन बहुत स्लो हो जाती, ठीक है। The next very important part of neuron is an axon. What is the meaning of axon basically? ये जो डेंड्राइट्स यहाँ पर फैले हुए थे साइटोप्लाज्म में से निकलते हुए, उसमें से एक सबसे बड़ा डेंड्राइट आगे की साइड जा रहा होता है। That is called as axon. It is the longest fiber that is present on the cell body. And इसका काम क्या है, वही यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आई थी ना, उसको आगे पास ऑन करना और लास्ट में दूसरे न्यूरॉन को दे देना। तो मैसेज जो जा रहा है वो लंबी सी ट्यूब कौन सी है, एक्सॉन। द लॉन्गेस्ट फाइबर और द लॉन्गेस्ट डेंड्राइट इज नोन एज एक्सॉन। इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स, सेल बॉडी से आगे ट्रांसफर कर देगा। इट मे बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, and impulse transmission is faster in myelinated neurons. Now what is this myelin? ये आपको पिंक कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं ना इसके ऊपर, that is actually a special covering जिसको बोलते हैं myelin sheath.
माइलिन शीथ। ये इसके ऊपर जब प्रेजेंट होगी, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर ये पिंक कलर के बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर ये बॉक्सेस प्रेजेंट नहीं होते। जिनके ऊपर प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं माइलिनेटेड, और जिनके ऊपर नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। सो वी कैन राइट, इसको लेबल करके आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इट इज एक्चुअली योर माइलिन शीथ। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइलिन शीथ? दिस also helps in transporting the signal, transfer of signal और message, but अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उस टाइम पे सिग्नल बहुत जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जिनके अंदर माइलिन शीथ नहीं है। These were the main parts of neuron. I am repeating for you. ये हो गया सेल बॉडी, इस वाले को साइटोप्लाज्म बना देना। ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन। इसमें से जो सबसे लंबा फाइबर जा रहा होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ, एंड कुछ में नहीं भी प्रेजेंट होती है उनको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोल देते हैं। ये जो लास्ट में आपको न्यूरॉन का एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। यहाँ पर एक न्यूरॉन खत्म हो गया और इसके जैसा दूसरा न्यूरॉन बिल्कुल इसके पीछे प्रेजेंट होता है, और वो न्यूरॉन क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन इसमें से आई है वो लेने के लिए रेडी है बेसिकली। सो दीज आर द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यू न्यूरॉन, एंड वो इस वाले डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन ले लेगा और आगे पास ऑन करता रहेगा। दिस एरिया जहाँ पर इसके डेंड्राइट और इसका नर्व एंडिंग आपस में मिल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। ओके, सो ये यहाँ से क्या कर रहा है, नर्व एंडिंग हो गई, इसने इंफॉर्मेशन जो दी वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन तक कैसे जाएगी, इसमें से जाएगी इस तरीके से। इस वाली इंफॉर्मेशन को कौन ले लेगा, डेंड्राइट ले लेगा सेकंड वाले न्यूरॉन को, और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो देख लेते हैं डिटेल में व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। द इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स, सबसे पहले से बात हो रही है, रिसेप्टर से बात हो रही है। जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर के पास आई है that is acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell as chemical reaction that creates an electric impulse। तो वहाँ पे जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसके डेंड्राइट्स ने फटाफट से क्या ले ली, सारी इंफॉर्मेशन ले ली। नेक्स्ट, this impulse travels from the dendrite to the cell body and then at the end of the nexon, अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन आई और पूरे एक्सॉन तक चली जाएगी, and then what happens, there is a gap between two neurons. This point is very important. The gap between two neurons is called as synapse. And जो भी केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जा रहा होता है या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जा रहा होता है, मैसेज दो तरीके से जा सकता है। एक जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में, यानी कि चार्ज की फॉर्म में मैसेज जा रहा होता है, और एक जाता है केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में, यानी कि केमिकल्स मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। तो ये दोनों इम्पल्स जो हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, और जो गैप प्रेजेंट होता है ना बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। Chemicals are released at the end of the axon by the effect of the electric impulse. Sometimes both impulses are traveling together and वो last में release हो जाता है। ये यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, This is how the actual neurons are working. यहाँ पे मैसेज दूसरे वाले के न्यूरॉन के पास जा रहा है। So coming next to the systems we have already done. First is central nervous system and second one is peripheral nervous system. अब हम central nervous system को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली दो ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन हैज अनदर रीजन्स जो आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी दैट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसके अंदर, बिकॉज ब्रेन इज द वन विच इज डिसाइडिंग कि हमें किस तरीके से हमारी बॉडी को फंक्शन करना है और कैरी करना है। कुछ एक्शंस हमारे कंट्रोल में हो रहे हैं और कुछ एक्शंस तो अपने आप हो रहे हैं। उनको भी सिंक करने के लिए और अपने आप काम करने के लिए ब्रेन है जो अपने आप सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके ऑलरेडी बैठा हुआ है और हमें फील भी नहीं हो रहा।
इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल। इतना प्रीशियस ऑर्गन है हमारा, तो हमें इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट। तो सबसे पहले जो बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, दैट इज स्कल। ऑल्सो उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्रेनियम। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज मेनिंजेस। दीज मेनिंजेस आर, ये देखो ये आपके एनसीईआरटी वाले ब्रेन का ही डायग्राम है। ये आपका ब्रेन हो गया और यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही होंगी, उनको मेनिंजेस बोलते हैं। इसी मेनिंजेस के अंदर ना एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड इस वाले मेनिंजेस के अंदर प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड। क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स। अभी आपने देखा जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, चार्ज की फॉर्म में जा रहा है। और हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है, तो उससे चांसेस होते हैं कि हमारी बॉडी को शॉक लग जाएगा या फिर शॉक क्रिएट हो सकता है। उससे बचाने के लिए वी हैव द फ्लूइड कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कैसे काम करता है ये आपको नहीं पढ़ना, बट यू शुड नो। तो सबसे आउटर वाली कवरिंग है हमारी ब्रेन की, वो हो गई स्कल, देन क्रेनियम एंड देन हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर वाला फ्लूइड है जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। 3 लेयर्स का नाम हो गया मेनिंजेस और उसके अंदर हो गया फ्लूइड। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ ब्रेन। तो बेसिकली देयर आर 3 रीजन्स ऑफ ब्रेन। पूरा का पूरा ब्रेन ना 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। तो लेट्स से अगर ये आपका ब्रेन है तो हम इसको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो आगे वाला फोरहेड वाला एरिया होगा दैट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, जो आपका फोरहेड वाला एरिया होता है। उसके बाद दिस होल एरिया इज नोन एज मिड ब्रेन, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है। और ये जो बैक वाला एरिया होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। दिस एरिया इज फोर ब्रेन, ये सेंटर वाला हो गया मिड ब्रेन, एंड दिस बैक एरिया इज नोन एज हाइंड ब्रेन। तो ये 3 मेन रीजन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। उसके बाद है फोर ब्रेन, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। ये डायग्राम हम यूज़ करेंगे इसकी रेफरेंस के लिए। इसमें आप देख भी सकते हो तीनों टाइप्स मेंशन है। तो ये सबसे पहले आगे वाला जो आ गया फोर ब्रेन हो गया, ये बीच वाला जो हो गया दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, और जो पीछे वाला हो गया दैट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन का काम क्या है? फोर ब्रेन के और भी पार्ट्स आ जाते हैं, तो उसका और पार्ट का नाम क्या है? सेरिब्रम। एक्चुअली फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेरिब्रम। It is the main thinking part of the brain. So right now if you are thinking about something, or even if you are trying to gather all this information, that will be stored in your forebrain, this area of your brain. Now can you see these groove like structures? ये इस तरीके से जो lines दिख रही हैं, These are actually the grooves जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, and this whole area is known as cerebrum, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है। क्या काम है इसका? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मेन थिंकिंग पार्ट, ये थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट इज़ द लोकेशन जहाँ पर हमारी लर्निंग डिसाइड होती है। हम रीजंस जो ढूंढते हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय फोर ब्रेन। एंड फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। नाउ what are other functions of cerebrum? Cerebrum also controls thoughts, जो हमारे thoughts हैं अच्छे या बुरे, वो भी cerebrum कंट्रोल करता है। आप खुद सोचो ना, जो भी हमने सीखा है, values, memory, learning, everything that is stored in the forebrain। उसके बाद जो हमें एक्शन लेना होता है सोच समझ के, जो हमारी नॉलेज है उसके बेस पर ही तो हम लेते हैं, तो वो भी किससे होने वाला है? सेरिब्रम से होने वाला है। Sensations, then we perform actions, क्या करना है, क्या मूवमेंट्स करनी है, that is also controlled by cerebrum. Information from sense organs is also received in cerebrum. जो ये sense organ से information आती है ना, वो भी किस में जाने वाली है? cerebrum के अंदर ही जाने वाली है। Also it has motor areas from which instructions are sent to muscles to do voluntary actions. There are 2 types of actions. जो हम डिसाइड करके कर रहे हैं उनको वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, और जो अपने आप हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनको इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं।
सिंस वी नो कि ये जो फोर ब्रेन है या जो सेरिब्रम है ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है और इसमें इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, तो ये कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगा? वॉलंटरी एक्शंस, वो एक्शंस जो कि हम करना चाहते हैं, राइट? ऑल्सो इसलिए ये क्यों कर पा रहा है ये वॉलंटरी एक्शंस? क्योंकि इसके अंदर मोटर एरियाज है, इट हैज़ स्पेशल सेल्स, मोटर सेल्स जो परफॉर्म करेंगे जो भी मस्कुलर एक्शन करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सडनली डिसाइड टू डांस और इफ आई सडनली डिसाइड टू रन अराउंड, तो दैट इज द एक्शन दैट विल बी टेकन बाय सेरिब्रम बेसिकली. वो एक वॉलंटरी एक्शन हो गया. नेक्स्ट हमें देखना है मिड ब्रेन. फोर ब्रेन खत्म हो गया. फोर ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका एक मेन पार्ट था, दैट इज सेरिब्रम, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहा है. उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्लैंड क्या था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. ग्लैंड आर स्पेशल एरियाज इन आवर बॉडी जो एक तरीके का हार्मोन या केमिकल सीक्रीट करने वाले हैं. तो ग्लैंड्स आर स्पेशल एरियाज जिनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है करने का. वो कुछ ना कुछ सीक्रीट करेंगे, कुछ जूस बनाएंगे, कुछ लिक्विड जैसा बनाएंगे एंड उसके अंदर होंगे कुछ केमिकल्स या फिर हार्मोन्स जो अपना काम कर रहे होंगे, जो हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था. अब यहाँ पर क्या है? हाइपोथैलेमस, ये एक ग्लैंड है और ये मेन पार्ट होने वाला है मिड ब्रेन का. तो आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है ना, दिस इज एक्चुअली मिड ब्रेन और इसके अंदर ये एरिया जो है, दिस एरिया इज एक्चुअली हाइपोथैलेमस. ये एक ग्लैंड है तो हम इसकी स्टडी और ज़्यादा डिटेल में बाद में करेंगे. बट व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन वो देख लेते हैं हम. हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल. ये लोकेटेड कहाँ पर है? आपको इस चैप्टर के अंदर सारे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स की लोकेशन भी पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सेरिब्रम जो था वो तो एंटीरियर ब्रेन का पार्ट हो गया. एंटीरियर मतलब आगे वाला और पोस्टीरियर मतलब बैक साइड वाला, ठीक है? सो फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट हो गया ब्रेन का. एंड मिड ब्रेन है तो ये सेंटर में प्रेजेंट होगा. हाइपोथैलेमस की लोकेशन हम डिसाइड कर रहे हैं तो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ सेरिब्रम. ये आपका सेरिब्रम हो गया ना, इसका बेस हो गया ये वाला एरिया, वहां पर आपको मिल जाएगा हाइपोथैलेमस. इट कंट्रोल्स द स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी. तो हम अपने आप उठ जाते हैं, नींद आने लग जाती है, हमारी बॉडी काम करके अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम पे टायर्ड होने लग जाती है. तो एक साइकिल है जो हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही है अपने आप. दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है. उसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. तो जो भी हमें भूख लगती है या फिर हम थर्स्टी फील करते हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड. उसके बाद नेक्स्ट जो हमें लास्ट रीजन पढ़ना है हमारे ब्रेन का, दैट इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं. फोर ब्रेन के सिर्फ एक ही पार्ट था, दैट इज सेरिब्रम. मिड ब्रेन का एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस. बट जो हमारा हाइंड ब्रेन है जो कि ब्रेन का पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी कि बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, उसके 3 मेन ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट है सेरिबेलम. डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद सेरिब्रम. सेरिब्रम फोर ब्रेन के अंदर आएगा और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम. उसके बाद आता है मेड्यूला एंड देन आता है पोन्स. इसकी लोकेशन देख लेते हैं. ये आपका हाइंड ब्रेन वाला एरिया था, दिस होल एरिया इज योर हाइंड ब्रेन एरिया. इसके अंदर जो आपको ऐसे ट्री वाला ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज सेरिबेलम. उसके बाद ये यहाँ पर स्वोलन एरिया जो आपको दिख रहा होगा, दैट इज मेड्यूला एंड दिस एरिया इज नोन एज पोन्स. आपको डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी होगी, ब्रेन का डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए. चलिए उसके बाद देखो, सबसे पहले सेरिबेलम होता कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है. टेक फ्यू सेकेंड्स एंड लुक एट दिस वेरी ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशन. This thing is controlled by our brain. The way we are walking and controlling the actions, that is something controlled by our brain. Where is cerebellum located? Cerebellum cerebrum के नीचे ही होता है, ठीक है? cerebrum जो फोर ब्रेन का पार्ट था. It coordinates the motor functions. If we decide to run and walk, तो ये भी कौन डिसाइड करेगा? Mainly cerebellum. It controls posture and balance of the body. Right now I am standing and teaching you. You must be sitting behind the screen, right? That is a balance. That is हमारे मतलब अपने आप ही मेंटेन हो रहा है. वी आर नॉट पुशिंग आवर सेल्स कंटिन्यूसली कि हाँ भाई खड़े रहना है, गिरना नहीं है. सो दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम. सो दैट इज वाई इसका फंक्शन है, इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस एंड इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें करनी है. इसके बाद ये तो हो गया सेरिबेलम का फंक्शन. जो मेड्यूला है, मेड्यूला का क्या काम होता है? इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम कैसे? जो आपने देखा होगा ब्रेन का डायग्राम,
इसमें यहाँ स्टेम वाला एरिया ऐसा लग रहा है एक ब्रेन की स्टेम निकल रही है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं कि ब्रेन की स्टेम बना रही है। देखो नीचे की साइड। अच्छा, ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसके नीचे स्पाइनल कोड शुरू हो जाएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी। मेड्यूला इज नोन एज ब्रेन स्टेम। ओके, नाउ इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम, it lies at the base of the brain and continues into the spinal cord। ये जो मेड्यूला एरिया है ये ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है और स्पाइनल कोड से ऊपर प्रेजेंट है। मेड्यूला की लोकेशन आपको याद हो गई। उसके बाद देखो, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस। सेरिबेलम वॉलेंट्री एक्शंस कर रहा था, जबकि मेड्यूला इनवॉलेंट्री फंक्शंस कर रहा है, जैसे कि हियरिंग, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। ये सारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अभी चाहें तो कुछ भी इसको रोक नहीं सकते, राइट? आप अपने हार्ट बीट्स को खुद नहीं रोक सकते हो, आप रेस्पिरेशन को खुद नहीं रोक सकते हो। दीज एक्टिविटीज़ विल बी कंटिन्यूड इन द बॉडी। सो वो कौन से हैं? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होने वाली हैं, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय विच part of the brain? Medulla actually. After that we have last part of hindbrain, that is pons. It also controls involuntary actions. ये भी involuntary actions control करता है, specially known for controlling respiration. कौन सा ऐसा ऑर्गन है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, देखो रेस्पिरेशन मेड्यूला भी कंट्रोल कर रहा था, बट पॉन्स पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है ना वन वर्ड में कि विच ऑर्गन या पार्ट ऑफ ब्रेन और रीजन ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, द आंसर विल बी पॉन्स। ओके, Now we have very beautiful another structure that is called spinal cord. हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके दो मेन ऑर्गन्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन हमने पढ़ लिया, उसके तीनों रीजन्स पढ़ लिए हमने। नाउ वी हैव स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ब्रेन के पीछे से ही एक्सटेंड हो रही होती है। दिस इज अनदर ऑर्गन। कैसा स्ट्रक्चर है ये? एक्चुअली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज इन कंटिन्यूएशन विद मेड्यूला। मेड्यूला के नीचे से ही ये स्टार्ट हो जाता है। इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। जैसे हमारे ब्रेन की कवरिंग है क्रेनियम, इसी तरीके से जो स्पाइनल कोड है उसका भी एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो वो होती है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम हमारे प्रेजेंट होती है उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है स्पाइनल कोड। इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। दिस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेनिंजेस एक्चुअली। नाउ इसमें से 31 पेयर ऑफ नर्व्स आर कमिंग आउट फ्रॉम स्पाइनल कोड। कितने पेयर ऑफ नर्व्स निकल रहे हैं? 31 पेयर ऑफ नर्व्स, ऑल्सो नोन एज स्पाइनल नर्व्स. It is concerned with spinal reflections. It helps in conduction of nerve impulses to and from the brain. So आप स्पाइनल कोड के बारे में अभी इतना जान सकते हैं दैट ब्रेन बड़े एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोचना है, अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है, सो दैट इज समथिंग जो आपका ब्रेन डिसाइड करेगा। बट अगर आपका हाथ किसी हॉट प्लेट पे लग गया है या फिर आपने एक्सीडेंटली किसी आयरन नेल या निडल के ऊपर पैर रख दिया है, तो कितनी जल्दी आपको एक्शन लेना होता है। वो जो क्विक एक्शंस होते हैं ना, वो स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। एंड स्पाइनल कोड के अंदर बहुत सारे नर्व्स हैं जिनको क्या बोलते हैं? एक्चुअली 31 नर्व्स हैं जिनको स्पाइनल नर्व्स भी बोलते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए, ब्रेन भी पढ़ लिया और स्पाइनल कोड भी पढ़ लिया। उसके बाद है हमारा अनदर सिस्टम दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है इस सिस्टम के अंदर? पहले हम इस सिस्टम की 3 नर्व्स के टाइप पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो ऑर्गन्स आ गए, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारी नर्व्स आ जाती हैं जो नर्वस सिस्टम को पूरा कर रही हैं। वो नर्व्स कौन कौन सी हैं? पहली हो गई स्पाइनल नर्व्स, दूसरी है क्रेनियल नर्व्स एंड थर्ड है विसरल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। नाम में ही आ रहा है ना, तो कितनी जल्दी याद हो जाएगा। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कोड से निकल रही हैं एंड मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। एक्चुअली स्पाइनल नर्व्स तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, स्पाइनल कोड से निकल रही होती हैं और हर जगह फैल जाती हैं। दूसरी आती है क्रेनियल नर्व्स। ये जो क्रेनिया वर्ड है ये हमारे ब्रेन के लिए यूज होता है। तो एक्चुअली क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। They arise from the brain and spread throughout the head. हमारे पूरे हेड के अंदर cranial nerves है and they carry both sensory and motor neurons. इनके अंदर न्यूरॉन्स you already know क्या होते हैं, तो इनके अंदर सेंस करने वाले न्यूरॉन्स भी हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी हैं। आपको मैं अभी इस स्लाइड के बाद बताने वाली हूँ कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। आप अभी के लिए याद रख सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
विसरल नर्व्स हैं, दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड ऑल्सो, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के से कनेक्टेड है, एंड दे ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. लेट मी रिपीट फॉर यू. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 3 मेन नर्व्स हैं. पहली है स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कोड से निकल रही होंगी और हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो चुकी है. उसके बाद है क्रेनियल नर्व जो कि स्पेशली हमारे ब्रेन और हेड रीजन में होती है और कहीं नहीं होती है, इसीलिए इनका नाम है क्रेनियल नर्व्स. और लास्ट वाली है विसरल नर्व्स. विसरल नर्व्स सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों को कैरी कर रही हैं. इनफैक्ट हम लिख भी सकते हैं कि विसरल नर्व्स के आगे 2 पार्ट होने वाले हैं. एक होगा सेंसरी नर्व्स और दूसरे होने वाली है मोटर nerves. Now you should know what is the meaning of reflex action. This is something a part of peripheral nervous system or nervous system also. Reflex action वही quick action होता है जो हम suddenly ले लेते हैं जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई stimulus आता है. It is a quick, sudden and immediate response or action of the body stimulus की वजह से. For example, knee jerk, the way this doctor is doing, that is called knee jerk, and withdrawal of hand on touching an object, and hot object basically. Okay, let us study about this in detail. जो भी example मैं आपको बार-बार दे रही हूँ और sensory neuron क्या होते हैं, motor neuron क्या होते हैं, वो अभी clear हो जाएगा. The pathway through which nerve impulse pass during the reflex action is called as reflex arc. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये हॉट है, गर्म है. गलती से इस पर्सन का हैंड यहाँ पर लग गया, ठीक है. हमारी स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. वो थर्मो रिसेप्टर्स अब एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो हीट थी दैट इज एक्चुअली द स्टिमुलस. उस हीट ने हमारी स्किन के ऊपर जो थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया. नाउ देयर विल बी न्यूरॉन्स जो हमने बनाए थे उस टाइम पे, अभी पढ़ के आए हैं हम. वो न्यूरॉन्स इस सिग्नल को फटाफट ऊपर लेकर जाएंगे स्पाइनल कोड के पास, क्योंकि एक रिफ्लेक्स एक्शन है, क्विक एक्शन है, तो स्पाइनल कोड ही इसको समझा देगी कि हाथ हटा लो. तो ये स्पाइनल कोड तक जाएगा मैसेज. अब जो सिग्नल को लेकर जा रहा है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन. जो लेके जाने वाला काम करेगा, जो सेंस करेगा एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन. तो जिसने सिग्नल को यहाँ से उठाया और उसने जिम्मेदारी ली कि हाँ मैं बता कर आऊँगा, दैट इज एक्चुअली सेंसरी न्यूरॉन. तो वो सिग्नल जाता है जाता है जाता है जाता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो काम हो रहा है दैट इज डन बाय सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है. स्पाइनल कोड के अंदर भी एक स्पेशल तरीके का न्यूरॉन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन, जिसने सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कोड के अंदर काम किया. अब स्पाइनल कोड ने मैसेज दे दिया हाथ हटाओ, ये ऑब्जेक्ट गर्म है, हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, सेल्स डैमेज हो जाएंगे. तो यहाँ पर मैसेज वापस जाता है. वो जो मैसेज वापस जा रहा है ना, वो कौन लेकर जा रहे हैं अब, मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि ये काम कराएंगे इसलिए इनका नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन. और ये अपना काम खत्म कहाँ पर करेंगे, हमारे इफेक्टर वाले एरिया पर, जो कि इस सिचुएशन में क्या है, हमारी मसल्स. हम अपने हैंड को कैसे मूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, राइट. तो मसल को ही तो जाकर बताना पड़ेगा कि हाथ हटा लो, वो गर्म है. तो दैट विल बी डन बाय मोटर न्यूरॉन्स. आई होप दिस इज क्लियर. मैसेज को लेकर जाना है, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, और वापस मसल्स के पास मैसेज लेकर आना है, दैट विल बी डन बाय मोटर न्यूरॉन्स. तो अभी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना कि क्रेनियल नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, तो ये दोनों टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यही बात कर रहे थे. अब ये पूरा का पूरा जो एक एक्शन बना हुआ है या फिर एक आर्क हम इसको बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. सबसे पहले आई हीट जो कि एक स्टिमुलस था, उसने एक्शन लिया हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर जो कि स्किन पर प्रेजेंट थे, और हमें तो इनका नाम भी पता है, विच आर कॉल्ड एज थर्मो रिसेप्टर्स. उसके बाद वो सिग्नल जाता है स्पाइनल कोड या स्पाइनल ऑर्गन के पास विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स. अब स्पाइनल कोड के पास ये मैसेज चला गया, वापस वो मैसेज आएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास जो यहाँ पर है मसल्स. वापस जो आएगा दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स.
एंड देन द रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड, हैंड विल बी विदड्रॉन. रिस्पॉन्स क्या होने वाला है यहाँ पर? रिमूवल ऑफ द हैंड, दैट इज द फाइनल एक्शन टेकन. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं और रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं, सब इसमें से क्लियर हो जाएगा. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप फ्लो चार्ट ऐसे बनाकर आएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको रिस्पॉन्सेज के बारे में तो पता चल ही गया है. तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज. वॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम चाह कर करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्शंस. और रिस्पॉन्सेज ये कंट्रोल करता है फोर ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग एंड राइटिंग, ये हम कुछ चाहेंगे तभी करेंगे, राइट. उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते. एंड दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय, अभी हम पढ़ के आए हैं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ अ हार्ट, or vomiting or respiration or the food that we are taking inside our mouth. जब वो food pipe में आ जाता है तब हम उसको रोक नहीं सकते. So that type of action is known as involuntary action. और एग्जाम्पल सोच सकते हो आप क्या क्या आपकी बॉडी में हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन भी एक तरीके का रिस्पॉन्स है जो कि स्पेशली कंट्रोल किया जाता है बाय स्पाइनल कोड, क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, ब्रेन तक नहीं जाता, स्पाइनल कोड ही काम खत्म करके भेज देता है. जैसे कि ऑलरेडी नो विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट. उसके बाद वी हैव व्हाट इज द नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, कि क्या ज़रूरत है रिफ्लेक्स एक्शन की. इन सिचुएशंस लाइक टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट or maybe pinching etc., a sudden response is required so that we can save our body. Reflex action is generated from spinal cord instead of brain so that the time taken for the action is reduced. जो टाइम लग रहा है वो कैसा होने वाला है? कम होने वाला है. So now you know that there is a response by reflex action. But do you know that there are total 3 types of responses? First is voluntary response या voluntary action, जो कि हम जब चाहेंगे हमारी will के अनुसार होगा, like whatever or whenever we want. That is why it is called as voluntary, क्योंकि हम उसको खुद volunteer कर रहे हैं. एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग. तो अगर आपने ध्यान से ब्रेन वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि फोर ब्रेन था जो कि सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, जैसे कि टॉकिंग एंड राइटिंग. उसके अलावा वी हैव इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एक्शंस कंप्लीटली उसका अपोजिट होने वाला है. इसका मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते एक्शंस, जो खुद ब खुद हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट का बीट करना कंटिन्यूसली, रेस्पिरेशन प्रोसेस. एंड ऑल्सो जब आप खाना च्यू करते हो और वो फूड पाइप में चला जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन में आता है. Well, what are the parts of the brain that it is controlled by? Midbrain and hindbrain are the 2 brain parts जो कि involuntary actions को control कर रहे हैं. Then the third type is the reflex action जो अभी हम पढ़ के आए हैं. It is also a type of response, but ये एक quick response होता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि जो स्टिमुलस होता है उसको उसी टाइम जनरेट कराता है. जब भी हम किसी हॉट बॉडी या फिर हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उस टाइम पे जो एक्शन चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन. वेल, व्हाट इज द नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? वेल, इन सिचुएशंस लाइक टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब गर्म किसी चीज़ को हाथ लगा दिया या फिर कोई शार्प चीज़ हमें चुभ जाती है, दैट इज कॉल्ड पिंचिंग, उस टाइम पे हमें सडन रिस्पॉन्स चाहिए होता है. उस टाइम पे हम वेट थोड़ी करेंगे कि हमारा ब्रेन सोचने लग जाए या फिर स्पाइनल कोड सोच समझ कर आंसर दे. सो ऐसे टाइम पर रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है स्पाइनल कोड से. और स्पाइनल कोड ही क्यों? बिकॉज वी नीड वेरी लेस टाइम ताकि हम फंक्शन कर सकें और एक्शन ले सकें. उसके बाद है ग्लैंड्स. तो मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में क्या बता चुकी हूँ, एक स्पेशल प्लेस होती है हमारी बॉडी में जो स्पेशल तरीके के जूसेस सिक्रीट करती है. अब इसकी एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन क्या है? अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट सीक्रीट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस or substances in the body. A gland is made up of group of cells or tissues and there are 2 types of glands in the body. तो इतना आपको समझ आया कि एक तरीके का specific particular substance बनाएंगे and ये group of cells यानी कि tissues से बने हुए होते हैं. उसके बाद देखो there are 2 types of glands. One is एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये जो डायग्राम है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है और ये जो डायग्राम है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का है. आपको डायग्राम से बना के नहीं आने हैं और इनको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हम इसका मीनिंग समझेंगे.
अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये अपनी सीक्रीशंस या सब्सटेंसेस जो इसने बनाए हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देंगे, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जहां से सीक्रीशंस हुई वो सीधा का सीधा ब्लड में चला जाएगा। बट वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो ये डक्ट यानी कि ट्यूब्स के अंदर अपनी सीक्रीशंस को ऐड करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं डालते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी सीक्रीशन डायरेक्टली डक्ट के अंदर डाल देते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपनी सीक्रीशन है वो ब्लड के अंदर डालते हैं। डक्ट मतलब क्या होता है? छोटी छोटी ट्यूब्स। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये तो हमारे ग्लैंड्स हैं जो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। उसके अलावा वी हैव देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स secretes its product into a duct or tube. For example, the salivary glands. Now, हमारी बॉडी के अंदर तो दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। कुछ होंगे जो ट्यूब के अंदर अपनी सीक्रीशंस डाल रहे होंगे और कुछ होंगे जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सीक्रीशन डाल रहे होंगे। जो ट्यूब वाले हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड। लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था ना दैट सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ इन द बकल कैविटी, राइट। तो वो ग्लैंड्स, ये जो 3 ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप्स होते हैं। ये तीनों के तीनों अपनी सीक्रीशंस को डाल देते हैं इन आ ट्यूब। ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज नहीं कर रहे हैं सलाइवा को, दे आर पुटिंग इट इन अ ट्यूब, दैट इज व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन्स एंड दे आर एडिंग इट इनटू द blood. There is a big list of endocrine glands. First one is the pineal gland, then is the hypothalamus gland, then pituitary, then thyroid, parathyroid, thymus, pancreas, adrenal glands. So ये glands जो हैं आपको one by one पढ़ने हैं. I will make it easy for you. सबसे पहले हम इस चार्ट को देखेंगे कि ये ग्लैंड्स ना कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिंस यू नो कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं और अलग अलग जगह हमारी बॉडी में मिलेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 मेल और फीमेल बॉडी है। सो एक्चुअली वी विल नो व्हाई 2 बॉडीज आर मेंशन। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर सेम एक्चुअली, दोनों के अंदर मोस्टली ग्लैंड सेम ही होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड से, कितना छोटा सा ग्लैंड होता है जो ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कहीं आसपास ही मिल जाएगा। हाइपोथैलेमस भी, ये देख रहे हो तीनों के तीनों आपको ब्रेन एरिया के अंदर मिल रहे हैं, हेड में मिल रहे हैं। हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पढ़नी है जो 1 by 1 हम पढ़ेंगे। सेम इज द लोकेशन इन द फीमेल बॉडी। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ नेक वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, सेम वे इन फीमेल्स ऑल्सो। देन थायराइड के जस्ट नीचे आपको मिल जाएंगे पैराथायराइड ग्लैंड, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। देन इज जो हम विंड पाइप के तरफ जाते हैं उस टाइम पे हमें जो ग्लैंड मिलेगा दैट इज थाइमस ग्लैंड, सेम इन मेल एंड फीमेल। एंड देन वी हैव एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि बहुत ही स्पेशल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इन ग्लैंड्स का लोकेशन से इनके फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। इनकी लोकेशन इनके फंक्शन को जस्टिफाई नहीं करेगी, वो अभी हम जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। उसके बाद है पेनक्रियास, बोथ इन मेल एंड फीमेल, बट testes are present in males and ovary is also a gland that is present in females. तो अभी तक अगर आपको नहीं पता था ये glands है तो testis is also an organ and a gland that is present in males. Ovary is also an organ and gland that is present in females. Now the first gland we are going to study here is hypothalamus. Hypothalamus gland is present in the brain. Hypothalamus brain के अंदर present होता है. It is present in the brain. It produces hormones known as releasing hormones and also inhibitory hormones. Well, this gland portion is very important in this chapter. कौन से हार्मोन है? एक है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड की सीक्रेशंस को रेगुलेट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस मेनली कंट्रोल्स और रेगुलेट द सीक्रेशंस ऑफ विच ग्लैंड? Pituitary gland. So this is very important. That is how hypothalamus controls the pituitary hormones. So basically hypothalamus pituitary gland के hormones को control करने के लिए जाना जाता है और आपको लोकेशन तो इसकी पता ही है कि ये मिड ब्रेन का पार्ट था। इसके बाद कौन सा ग्लैंड है हमारे पास? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन फॉर यू। दिस इज योर होल ब्रेन और यहाँ पर जो आपको छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन एंड बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है और इसका एक जो बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है दैट इज द ग्रोथ हार्मोन। वेल द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट इज अ ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। हाइट की बात करें अगर हम, या फिर बोन्स और सेल्स या टिश्यूज की ग्रोथ की बात करें, तो भी दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। एंड नाउ अगेन यू कैन सी ये ब्रेन के यहाँ पर छोटा सा जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। So growth hormone है, so you must have seen that there are certain people like this. He is the tallest man in the world and he is the shortest man in the world. इनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स थे वो थोड़े से मिसबैलेंस हो गए थे। वेल दिस इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब जब हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म का उल्टा दैट इज द टॉल हाइट, जो अगेन नॉर्मल से ज़्यादा टॉल वाली हाइट की हम बात कर रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम इम्बैलेंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन जो कहाँ रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट। तो जिनके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी यानी कि कमी हो जाएगी तो वो ड्वार्फ हो जाएगा या ड्वार्फिज्म नाम की प्रॉब्लम से सफ़र करेगा। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स टॉल और जाइंट, और इसको जाइंटिज्म भी बोलते हैं। सो आपको समझ आया, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोन्स और मसल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट इज प्रेजेंट इन पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। In this illustration it is very easy to locate your thyroid glands जो कि neck area में present होते हैं। क्या होता है ये thyroid gland? This is attached to the windpipe of our body। ये हमारी windpipe के साथ जुड़ा हुआ है। जब हार्मोन ये बनाता है तो देखो थायराइड तो ग्लैंड का नाम हो गया और हार्मोन का नाम हो गया, इसी से आया है थायरॉक्सिन which contains iodine। You must have heard about this mineral। आयोडीन के बारे में सबने सुना होगा। तो बेसिकली इस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। हमने पढ़ा था ना डाइजेशन में, दीज आर द न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, सो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये और ज़्यादा पिक्चर को ईजी करने के लिए देखो, ये हो गई हमारी विंड पाइप और यहाँ पर जो स्वोलन ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड्स, उसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। ये दोनों की लोकेशन हम बोल सकते हैं कि विंड पाइप में ही है, बट पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 होते हैं। ये येलो कलर के डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद आयोडीन का जो कंट्रोल है दैट इज डन बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नाउ लेट्स से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन को बैलेंस करके रखता है हमारी बॉडी में। अगर हमें थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से चाहिए क्योंकि वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रख रहा है, सो वी नीड थायरॉक्सिन हार्मोन, एंड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन वी नीड आयोडीन। अगर किसी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है सो वो एक डिसीज से सफ़र कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज गोइटर। दिस इज़ हाउ गोइटर लुक्स लाइक। तो क्या होता है, ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड्स है और गोइटर वाली कंडीशन में वो ग्लैंड्स इस तरीके से स्वेल कर जाते हैं और ये कुछ बीमारी इस तरीके से दिखती है। सो दिस इज़ एक्चुअली गोइटर। इसके बाद सोर्सेज ऑफ फूड, तो आपको पता चल ही गया है कि ये कितनी डेंजरस डिसीज़ है, तो क्यों ना हम ये जान लें कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन, कि हमें किस किस से आयोडीन हमारी डाइट के अंदर मिल सकता है। दीज आर सर्टेन फूड, सीवीड के अंदर, COD के अंदर, होल मिल्क ऑल्सो, योगर्ट ऑल्सो, एंड द मेजर सोर्सेज एक्चुअली टेबल सॉल्ट्स विच आर लेबल्ड एज आयोडाइज। जो नमक हम खाते हैं जिसमें एड में भी क्लेम किया जाता है दैट इट इज़ वेरी प्योर एंड इट हैज़ आयोडीन, सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी। उसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये 4 तो आपको दिख ही रहा है, एग्स ऑल्सो, बीफ ऑल्सो, मिल्क, चीज़, योगर्ट, इन सब के अंदर भी हमें आयोडीन मिल जाता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये विंड पाइप में लोकेटेड होते हैं थायराइड के साथ और दे आर 4 इन नंबर। तो ये जो है ये विंड पाइप आपको दिख रही होगी और 4 आपको पैराथायराइड ग्लैंड्स भी दिख रहे होंगे। इसके बाद देखो व्हाट इज द फंक्शन, एक्चुअली दे आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड था
देखा, उसी के अंदर आपको छोटे छोटे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स दिख गए। ये हार्मोन बनाते हैं, तो इसी के नाम से हार्मोन आ गया पैराथोहॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फोस्फेट लेवल्स इन द बॉडी। सिंस यू नो हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और फॉस्फेट, तो इसके लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज पैराथॉर्मोन। ये हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि विंड पाइप में हमें दिख जाते हैं। उसके बाद है इसी से रिलेटेड, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं थायराइड और थाइमस में। दिस इज थाइमस ग्लैंड, जो कि नीचे की साइड थोड़ा सा लोकेटेड है, थायराइड ग्लैंड ऊपर होता है। दैट लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। एंड दिस ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन नोन एज थाइमस हार्मोन विच प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। आई होप आपको पता होगा इम्यून सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम विच इज एक्चुअली एक्टिंग एज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम। इट इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने देखा कि ऊपर की साइड ये जो ग्लैंड है दैट इज थायराइड, और उसके नीचे चेस्ट के ऊपर और नेक के नीचे जो ग्लैंड है दैट इज थाइमस ग्लैंड। थोड़ा सा आपको देखो लंग्स के बीच में दिख रहा है, और उसका फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द इम्यून सिस्टम। Can you guess which gland is this? It is of course pancreas. So if you remember कि हमने पढ़ा हुआ है pancreas एक accessory gland होता है जो digestion में help करता है। यहाँ पर pancreas जो है that is also a very important gland that is present just below the stomach and it secretes the hormone insulin. सुना होगा इंसुलिन हार्मोन के बारे में, अगर नहीं भी सुना so you should know that what is insulin. ये एक तरीके का हार्मोन होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर का लेवल होता है, ठीक है, उसको मेंटेन रखता है इंसुलिन हार्मोन। अगर हमारे ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन्ड नहीं रहेगा तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। अब उससे बचने के लिए हमारे पास इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल्स को एक नॉर्मल लेवल पर रखता है, उसको मेंटेन करने के लिए। दैट इज़ वाई हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन का बैलेंस होना चाहिए, और वो हार्मोन कौन सा ग्लैंड बना रहा है? पेनक्रियास। Next is diabetes is the disease, as I told you that deficiency of insulin hormone। अगर किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कौन करेगा? राइट, उसको कम कौन रखेगा, उसको बैलेंस कौन रखेगा? वो बढ़ता जाता है एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम शुगर, और जिसको हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंसुलिन उसको नॉर्मल करके रख रहा था या कम करके रख रहा था। अब इंसुलिन हार्मोन खुद ही कम हो गया तो डायबिटीज हो जाता है पर्सन को। द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन शुगर का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कंट्रोल करके रखता है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर हम डायबिटीज़ के लेवल्स की बात करें, ठीक है, सो नॉर्मल वाली कंडीशन में देखोगे तो 139 और बिलो, प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन है तो 140 to 199, और अगर डायबिटीज़ किसी को क्लेम है कि हाँ डायबिटीज़ हो चुका है देन द लेवल्स आर 200 और अबव। तो अगर आप किसी से सुनते हो दैट देयर ब्लड शुगर लेवल इज़ 200 या 300 विच इज़ बहुत ज़्यादा, तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। Next we have very interesting glands, those are known as adrenal glands, और इनको emergency glands भी बोलते हैं। Where they are located just above the kidneys। ये kidneys है और उनके ऊपर जो आपको orange color के दिख रहे हैं ना glands, those are called as adrenal glands। क्या function होता है इसका? Actually there are two, एक left side पे एक right side पे, they are located on the top of both the kidneys and the hormone these glands secrete is known as adrenaline hormone। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे हार्ट रेट को, हमारी ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट करता है। बट सो मैनी टाइम्स यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है एग्ज़ाम से पहले, या फिर जब हम स्ट्रीट पर जा रहे होते हैं और हमारे पीछे कोई डॉग आ जाता है तब भी हम डर जाते हैं और हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है।
तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। इसके बारे में और जानते हैं, इट इज सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड। जब डर लगता है या एक्साइटमेंट हो जाती है उस टाइम पे ये हार्मोन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे ये नॉर्मल अमाउंट में अभी भी बहुत नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट हो रहा होगा, बट फ्राइटन के टाइम पे और एक्साइटमेंट के टाइम पे इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इट इज सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स बिकॉज इट इज प्रिपेयरिंग आवर बॉडी फॉर एक्शन। अब लार्ज अमाउंट का भी एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसका अमाउंट जब ज़्यादा होगा तब हम कोई एक्शन ले पाएंगे। इट स्पीड्स अप हार्ट बीट बढ़ेगी तो पंपिंग ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में जल्दी होगा। ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा तो सारे सेल्स को ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिलेगी। ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिलेगी तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि फूड जल्दी जल्दी ब्रेक होगा। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द साइकिल एंड फिर हमें लास्ट में एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी और हम कोई एक्शन ले पाएंगे। कितनी जल्दी से भाग जाते हैं ना हम। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और फिर उसमें हम कोई बहुत ब्रेवरी वाला एक्शन कर देते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन नोन एज एड्रेनलिन हार्मोन। ऑल्सो इट स्पीड्स अप, यू ऑलरेडी नो, हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्रीदिंग बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, allows more glucose to go into the blood to give us a lot of energy quickly to fight or flight। या तो जब हमारी बॉडी के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो हमें एनर्जी मिल जाती है बेसिकली क्योंकि ब्लड बहुत जल्दी जल्दी पंप कर रहे हैं। अब या तो हमारे पीछे अगर कोई डॉग है तो हम बहुत जल्दी से भाग जाएंगे या फिर हम उससे फाइट भी कर सकते हैं अगर आपके पीछे कोई थीफ है तो। एड्रेनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड्स थे। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज testes, which are located inside the male body. These are glands which are present only in females. They make sex hormones known as testosterone. ये जो hormone है testosterone that is very important for boys because they make the special cells, the reproducing cells, those are known as sperms. इसके अलावा और क्या function है इसका? It is responsible for bringing the puberty or the secondary sexual characteristics. तो जो भी male reproductive system के organs होते हैं उनकी फुली मेच्योर डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। एंड सेकेंड टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, तो उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन है। सो दीज आर द सर्टेन चेंजेस जो टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से हो रहे हैं। द फंक्शन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स सच एज व्हाट आर दोज फीचर्स बेसिकली डीपनिंग ऑफ वॉइस that we see at the time of puberty, development of moustache and beard and more body hair, right? All these changes that is caused by testosterone are attained at an age of 13 to 14 years in males. After that we have ovaries. Well, this is the whole female reproductive system. These bulb-like structures on both the sides are called as ovaries. These are glands. They are only in females, of course, you know this. They also make two sex hormones. Unlike in male, it was producing only one hormone. In females, two sex hormones are produced. एक ओएस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है। ओएस्ट्रोजन का फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, जो भी और यूटेरस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, इन सब की डेवलपमेंट जो होनी है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन ओएस्ट्रोजन। उसके बाद है and female features feminine voice, soft skin, memory glands and breast। ये फंक्शन सारे के सारे कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑएस्ट्रोजन। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन होता है ना हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीमेल बॉडी। दीज चेंजेस आर कॉज्ड एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। गर्ल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है। द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज ऑल्सो टू कंट्रोल द यूटेरस चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो एज आई टोल्ड यू कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, तो वो उस टाइम पे यूटेरस के अंदर जो भी चेंजेस आने हैं उसको कंट्रोल कर देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। द ओवरीज ऑल्सो मेक द फीमेल गैमीट कॉल्ड एग्स। जैसे टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म सेल्स बना रहे थे, ऐसे ऑएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो क्या बना देता है? एग सेल या फिर ओवा सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। Now these are the certain changes that take place in the female body. These were the glands. हमने सारे glands पढ़ लिए जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। बट दीज ग्लैंड्स नीड सम मैनेजमेंट ऑल्सो। इन ग्लैंड्स को ना एक मैनेजमेंट चाहिए कि कब कितना अमाउंट का हार्मोन सिक्रीट करना है, क्योंकि इनका लेवल जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा। सो एक्सेस यानी कि ज़्यादा, अगर डेफिशिएंसी यानी कि कम।
तो अगर एक्सेस में हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी हार्मोन की, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. दैट कैन हैव सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन की जो अभी हम बात करके आए हैं, इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर हो जाएगी तो हमें डायबिटीज डिसीज हो सकता है. सो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, सेल्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में किसका अमाउंट ज़्यादा है और किसका अमाउंट कम. फॉर एग्जाम्पल द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. ये मैकेनिज्म है जो कंट्रोल कर रहा है किस टाइम पे कौन सा हार्मोन होगा और उसका कितना अमाउंट होगा. एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे इसको, लेट्स से शुगर लेवल हमारी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब इंसुलिन का काम है शुगर लेवल को कम करना. तो जो पेनक्रियाज ग्लैंड के सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है. इट नीड्स द हार्मोन इंसुलिन. तो पेनक्रियाज जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देगा और इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देगा. बट अपोजिट केस अगर हम देखें, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल, अगर ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा था. अब ऑलरेडी अगर कम है तो इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, सो दैट द बैलेंस इज मेंटेन इन द बॉडी. दिस वाज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि ग्लैंड्स कर रहे थे और हार्मोन्स बनाकर फीडबैक मैकेनिज्म के हेल्प से एक बैलेंस कंडीशन में काम हो रहा है. अब आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेन और स्पाइनल कोड का इसमें फंक्शन, कि किस तरीके से वो हर एक चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं. उसके बाद अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं और कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, you have already started your journey. After studying human beings, we will now shift to plants और हम देखेंगे कि control and coordination plants में कैसा होता है और कितना different होता है हमसे. Now we will start with control and coordination in plants. Well, plants do not have a nervous system like us. They do not have ears, nose or any sense organs. The only thing that coordinates in them are the hormones. तो basically plants की जितनी भी movement और control and coordination होना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ होता है hormones की help से. The plants coordinate their behavior against environment changes by using hormones. प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स. फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स. तो प्लांट हार्मोन्स को ही फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर. यही हार्मोन्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और प्लांट्स में ग्रोथ ना 3 तरीके से होती है. सबसे पहला होता है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन का मतलब है जब पेरेंट सेल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देता है, दैट इज सेल डिवीजन. दूसरी ग्रोथ का प्रोसेस है सेल एनलार्जमेंट, जब सेल अपना साइज बड़ा कर लेता है. उसके बाद होता है सेल डिफरेंशिएशन और सेल स्पेशलाइजेशन, जिसमें सेल अपनी जैसी और कॉपीज बनाना शुरू कर देता है. तो ये तीनों होते हैं ग्रोथ, पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल, जो कि प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से होते हैं. प्लांट हार्मोन्स के 4 मेन टाइप्स होते हैं. पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरलिंस, थर्ड है साइटोकाइनिन्स और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, जिसको AB लिखते हैं. ये सारे हार्मोन्स का इंडिविजुअल फंक्शन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, इसका जर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है. बेसिकली दीज आर ऑल द हार्मोन्स. गिबरलिन जो हार्मोन है उसका काम होता है जर्मिनेशन के अंदर. उसके बाद गिबरलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स, ये तीनों का फंक्शन होता है प्लांट को मैच्योरिटी तक लेकर आना. उसके अलावा इथाइलिन इन तीनों के साथ मिलकर फंक्शन करता है फ्लावरिंग में, यानी कि जब प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आते हैं तो उसके लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो 4 आपको हार्मोन्स दिख रहे हैं ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद है फ्रूट डेवलपमेंट. फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर इथाइलिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. लेट्स से वी हैव अ फ्रूट ऑफ बास्केट, और ये इथाइलिन हार्मोन नहीं, एक्चुअली गैस की तरह काम करता है. एंड अगर हमारे पास फ्रूट ऑफ बास्केट है जिसमें सारे अभी राइपन फ्रूट्स नहीं है, सिर्फ एक राइपन फ्रूट है, एक ऐसा फ्रूट है जो मैच्योर हो चुका है, तो उसके अंदर इथाइलिन गैस होगी और वो इथाइलिन धीरे 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 दूसरे फ्रूट्स तक जाएगा और उनको भी राइप करने में हेल्प कर देगा. कुछ इसी तरीके से इथाइलिन काम करता है. बाकी सारे हार्मोन्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है. ऑक्सिन्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, क्योंकि इनका काम है टू प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स. ये सेल को एनलार्ज करने में हेल्प करता है और सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है.
हार्मोन्स के फंक्शन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सो दैट अगर रिवर्स क्वेश्चन भी आए कि कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज ऑक्सिन्स। फ्रूट की ग्रोथ में भी ऑक्सिन हेल्प करता है। उसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। ऑक्सिन हार्मोन लाइट और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खुद को चेंज करता है और बहुत ज़्यादा लाइट और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है अपने फंक्शन के लिए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिन इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल और दैट इज कंट्रोलिंग प्लांट का रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। ऑक्सिन सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, ऑक्सिन हमें टिप पर मिलता है, चाहे फिर वो स्टेम की टिप हो या फिर वो रूट की टिप हो, और टिप में ही ग्रोथ करता रहता है। इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हो गया प्लांट की टिप, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, ये ऑक्सिन हार्मोन के सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में टिप पर प्रेजेंट होने वाले हैं और ये वहीं पर मल्टीप्लाई करते रहते हैं और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सिन के कुछ और फंक्शंस जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ऑक्सिन स्पेशली लाइट से भागता है, मतलब इसको लाइट पसंद नहीं है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। लाइट और ग्रेविटी दोनों से ही ऑक्सिन बाहर दूर भागने की कोशिश करता है। ऑक्सिन स्पीड्स अप ग्रोथ इन स्टेम बट इट स्लोज डाउन ग्रोथ इन रूट्स। रूट्स में ऑक्सिन ग्रोथ को कम कर देता है, बट अगर ये स्टेम में प्रेजेंट है तो वहाँ पर ग्रोथ बढ़ा देता है। कितना पर्टिकुलर है ये हार्मोन और किस तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी होते हैं, यानी कि मैन मेड हार्मोन। तो हम सिंथेटिक ऑक्सिन भी बना चुके हैं जो हम एग्रीकल्चर में जब जब रिक्वायर्ड होगा या फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें देखना है अनदर हार्मोन दैट इज गिबरेलिन्स, जो आपने अभी पढ़ा था। गिबरेलिन भी प्लांट हार्मोन है और ये भी सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन में ही काम करता है, बट इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ये ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम करने वाला है। इसके अलावा गिबरेलिन्स प्लांट्स की डॉर्मेंसी, सीड की डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करने में हेल्प करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। गिबरेलिन इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स and birds. They also promote growth in fruits. So before we move ahead, you should know that what is dormancy in seeds. डॉर्मेंसी या फिर डॉर्मेंट कंडीशंस कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं सीड के अंदर कि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है तब तक सीड ग्रो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल लेट से एक सीड है जिसका लाइफ स्पैन है 15 डेज का। अगर हम उसको हमारी सॉइल के अंदर ना डाल के हमारे घर में डाल देते हैं, हमारे फ्लोर्स मार्बल से बने हुए होते हैं, आपने रूम के अंदर एक सीड को डाल दिया, क्या वो ग्रो करेगा? वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं मिली। एक सीड को ग्रो करने के लिए परफेक्ट सॉइल चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। शायद हमारे रूम के अंदर ये सारी कंडीशंस उसको नहीं मिल पाएंगी। अब वो सीड चला जाएगा एक ऐसी कंडीशन में जिसको हम स्लीपिंग कंडीशन भी बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। अगर आप 15 डेज का उसका लाइफ स्पैन है, अगर 15 डेज से पहले हम उसको सॉइल में डालाते तो हो सकता है फिर से ग्रो कर जाए और 15 डेज के बाद तो सीड विल डाई इवेंचुअली। तो अब आपको समझ आया कि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिल रही हैं ग्रो करने के लिए, तब जो उसकी स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। उसके बाद गिबरेलिन हार्मोन का और क्या फंक्शन है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रूट ग्रोथ जैसे कि ऑक्सिन करता है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन मेनली शूट एक्सटेंशन एंड इट स्टिमुलेट्स इलोंगेशन ऑफ शूट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। शूट यानी कि स्टेम। तो जब सीड में से अभी नई नई स्टेम निकली है उसको शूट बोल देते हैं, तो उसकी ग्रोथ में भी कौन हेल्प करने वाला है? गिबरेलिन हार्मोन। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, ये एक यहाँ पर छोटा सा सीड रहा होगा, उसमें से प्ल्यूम्यूल निकला और धीरे धीरे जो उसकी स्टेम बनी है ना, इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज गिबरेलिन हार्मोन। नेक्स्ट वी हैव साइटोकाइनेंस। दिस इज योर थर्ड हार्मोन एंड ये भी किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन के अंदर। इससे पहले जो दो हार्मोन्स हमने पढ़े हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। साइटोकाइनेस इज द वन जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिसका मतलब होता है जब पेरेंट सेल डॉटर सेल्स बना लेता है।
साइटोकाइनिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। तो अगर सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है, यानी कि उसको स्लीपिंग कंडीशन से वापस लेकर आना है क्योंकि सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं, तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज साइटोकाइनिन्स। दे ऑल्सो डिले द एजिंग इन लीव्स, मतलब प्लांट्स की जो लाइफ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जल्दी से प्लांट्स को एज नहीं होने देता। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट ग्रोथ में तो तीनों ही हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं, बट दिस वन इज पर्टिकुलरली हेल्पिंग इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है। Here we have the clips for you। यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हो ना, गैसेस जो है वो स्टोमेटा के अंदर जाकर ही मूव कर पाती हैं प्लांट्स के अंदर या फिर बाहर आ पाती हैं। तो बेसिकली स्टोमेटा डोर्स की तरह काम कर रहे हैं जो ओपन और क्लोज हो जाते हैं। जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए दैट इज साइटोकाइनिन हार्मोन। यहाँ पर ये जो पहले स्ट्रॉबेरी है ये ग्रीन कलर की थी और जब ये रेड कलर की हो जाएगी तब हमें पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल पक चुकी है, राइप हो चुकी है। उसके लिए भी जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज साइटोकाइनिन्स। इसके अलावा द फोर्थ हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA करके भी लिख सकते हैं। दिस हार्मोन इज अगेन इंपॉर्टेंट, बट इसका फंक्शन बाकी तीन हार्मोन से काफी अलग होता है। इट इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शंस मेनली एज ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है ग्रोथ को रोक देना। सो दिस इज द वन जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, क्योंकि देयर विल बी टाइम्स जब प्लांट रुक जाता है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ABA। इट प्रोमोट्स द डॉर्मेंसी इन सीड्स। अगर आपको याद हो तो इससे पहले गिबरेलिंस और जो साइटोकाइनिन्स थे वो डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे थे, यानी कि सीड को फिर से लेकर आ रहे थे ताकि वो ग्रो करे क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं। वेयरएज एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को लेकर आता है। अगर आप सीड को किसी मार्बल वाले फ्लोर पर डाल दोगे जहाँ पर उसको कंडीशंस नहीं मिल रही हैं तो वो डॉर्मेंसी के अंदर जाना भी तो चाहिए। उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ABA। सो आप याद रखेंगे एब्सिसिक एसिड promotes the dormancy, whereas gibberellins and cytokinins break the dormancy in seeds. Well, it also promotes the closing of stomata। इससे पहले वाला जो हार्मोन था साइटोकाइनिन्स वो ओपनिंग में हेल्प कर रहा था और एब्सिसिक एसिड क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे हार्मोन्स के लिए। इट ऑल्सो प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग एंड फॉलिंग क्या होता है, जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो अब ज़्यादा काम नहीं करते, या लीव्स होती है जिनका फंक्शन उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं होता है प्लांट्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं, प्लांट उनको गिरा देता है, वो लीव्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं प्लांट से। दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग। और वो विल्टिंग किसकी हेल्प से हो रहा है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज ABA। और इसी प्रोसेस को एब्सिशन भी बोलते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट। तो आपने कितनी बार देखा होगा फ्लावर्स और फ्रूट्स भी प्लांट से गिर जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ अ हार्मोन एब्सिसिक एसिड। ऑफकोर्स ये विंड और बाकी एनवायरमेंटल चेंजेस की हेल्प से भी हो रहा होगा, बट द हार्मोन विच इज परफॉर्मिंग द सेम एक्शन इज एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्लांट्स के अंदर भी स्टिमुलस की हेल्प से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अब हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या होती है। तो बेसिकली प्लांट का रिस्पॉन्स हो रहा हो स्टिमुलस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर स्टिमुलस लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, जो भी सारे स्टिमुलस हमने पढ़े हैं। सो उसकी स्टिमुलस के का रिस्पॉन्स जनरेट हो इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। बट ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि इफ दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज द स्टिमुलस, अगर यहाँ से हम स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम लाइट अप्लाई कर रहे हैं, तो या तो ये इसकी तरफ मूव करे या फिर इसकी अगेंस्ट मूव करे। तो मूवमेंट जो हो रही है या जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। तो इसको और क्लियरली पढ़ लेते हैं। If the growth of a plant part is towards the stimulus, अगर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो रही है ना, that is called as positive tropism। बट अगर ग्रोथ या मूवमेंट अवे हो रही है स्टिमुलस के, तब उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। The tropism is a directional movement of the plant part caused by its growth। तो tropism बेसिकली मूवमेंट होगी प्लांट की
उसकी तरफ होगी, स्टिमुलस की तरफ, या फिर उसके अगेंस्ट भी हो सकती है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स मूव करके जाएंगे, हम उस मूवमेंट के अंदर ग्रोथ भी कंसीडर करते हैं। हम इसको और क्लियरली आगे पढ़ लेते हैं। लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म नाउ। ये वो सारे स्टिमुलस हैं और ये है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म जो प्लांट के अंदर जनरेट होने वाले हैं। अगर लाइट एक स्टिमुलस है तो जो ट्रॉपिकल मूवमेंट प्लांट के अंदर होगी दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। और अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी से हमारी टर्म बनी है जियो एंड उसके आगे हमने लगा दिया ट्रॉपिज्म। केमिकल के लिए क्या वर्ड आएगा? कीमो, CHEMO, कीमोट्रॉपिज्म। वाटर के लिए क्या टर्म आएगा? हाइड्रो एंड देन आप लगा देंगे ट्रॉपिज्म। एंड टच के लिए जो टर्म आने वाली है दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये सारे स्टिमुलस हैं, जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा उसके लिए जो मूवमेंट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म बेस्ड ऑन स्टिमुलस क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म। नाउ वी विल बी स्टडिंग दीज ट्रॉपिज्म इन डिटेल। फोटो का मतलब क्या था? क्या आपको याद है? फोटो का मतलब था लाइट। तो लाइट की हेल्प से, यानी कि जब स्टिमुलस लाइट होने वाला है तब वो कैसी मूवमेंट करेगा? द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स towards the light it is called as positive phototropism। तो हम ये पढ़ चुके हैं, अगर मूवमेंट towards the stimulus हो रही है then it will be called as पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो आप सब ने सनफ्लावर तो देखा ही होगा। तो डू यू नो व्हाई इट इज इवन कॉल्ड एज सनफ्लावर? क्योंकि इसका फेस या इसकी ग्रोथ जो होती है वो मोस्टली सन की तरफ होती है। तो अगर सन इस तरफ है तो सन का स्टिमुलस क्या होने वाला है? लाइट, राइट। ये जो सनफ्लावर है ये बिल्कुल उसकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है, इसका मतलब इसकी ग्रोथ भी उस तरफ है, इसकी मूवमेंट भी उस तरफ है। दैट इज व्हाई इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ positive phototropism. Coming to the next slide we have, on the other hand, if the plant part moves away from light then it is called as negative phototropism। अगर away हो रहा है, लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है तो उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। Now you think of an example जो लाइट के अगेंस्ट मूव कर रहा हो। So if you are thinking about roots then you are right, रूट का मूवमेंट हमेशा लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेट्स से दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फ्लावर है या स्टेम है ये हमेशा लाइट की तरफ बेंड होना चाहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है। वहीं पे जो इसकी रूट्स होंगी वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नीचे वाले डायरेक्शन में हमेशा ग्रो करेगी। तो लाइट के जो अपोजिट ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट्स इसका एग्जाम्पल है जो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट ट्रॉपिज्म है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब अभी आपको पता ही है, अर्थ या फिर ग्रेविटी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि जियोट्रॉपिज्म में कौन सा पॉजिटिव होने वाला है और कौन सा नेगेटिव होने वाला है। अगर हम स्टेम्स और रूट की बात करें तो स्टेम जो है वो लाइट की तरफ तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रही है क्योंकि वो ऊपर की साइड ग्रो कर रही है, बट जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा। मतलब ग्रेविटी का जो सोर्स होने वाला है वो नीचे से होने वाला है। स्टेम ऊपर की साइड ग्रो कर रही है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, तो स्टेम्स आर शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। Whereas if we talk about roots, roots will always grow towards the earth, downward side, then it will show पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर हम इस पॉट को इस तरीके से टिल्टेड फॉर्म में भी रख देंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो स्टेम है ये इस साइड ग्रो कर जाए और रूट्स उस तरफ ग्रो कर जाए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिकल मूवमेंट। अगर हम इसको टिल्ट करके भी रखेंगे तो स्टेम हमेशा ऊपर की साइड ग्रो करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है, और जो ये रूट्स हैं ये नीचे की साइड ग्रो करेंगी क्योंकि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट
ट्रॉपिकल मूवमेंट है कीमोट्रॉपिज्म, जो केमिकल के ऊपर बेस्ड होती है। तो अगर केमिकल की तरफ ग्रोथ या मूवमेंट हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और उसके अगेंस्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल स्टेम या रूट नहीं होने वाला। यू मस्ट हैव हर्ड कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो हमेशा ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है, तो वो एग्जाम्पल होने वाला है कीमोट्रॉपिज्म का। इसके बाद हमें पढ़ना है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब विच इज रिलेटेड टू वाटर। अगर वाटर की तरफ मूवमेंट है तो पॉजिटिव, और अगर अगेंस्ट मूवमेंट है तो नेगेटिव। नाउ यू टेल मी कि जो स्टेम है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएंगे या नेगेटिव। सेम विद रूट्स, रूट्स कौन सा ट्रॉपिज्म दिखाने वाले हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो हियर इज द पिक्चर विच प्रूव्स कि जो रूट्स है, अगर आपने इस तरीके से ड्राई सॉइल के अंदर रूट्स को डाल दिया और यहाँ पर एक पॉट बनाकर उसके अंदर वाटर डाला है ना, तो हम थोड़े टाइम बाद क्या देखने वाले हैं कि जो रूट्स है वो नीचे जाने की बजाय इसकी तरफ ग्रो करना शुरू कर देगी। तो दैट मीन्स दैट रूट्स ऑल्सो शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब द ग्रोथ और डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द टच। अब टच के अगेंस्ट कौन सा मूवमेंट होने वाला है, आपने टेंड्रिल्स के बारे में सुना होगा। इस तरीके से जो लीव्स के आसपास ये बेल जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है ना, उसको टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये प्लांट्स की मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम्स की या लीव्स दोनों की ना टेंड्रिल्स निकल जाते हैं इस तरीके से। इसका काम क्या होता है, प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हेल्प करता है। एंड ये जो टेंड्रिल्स होते हैं इनको जहाँ भी सपोर्ट या फिर टच मिलता है उस तरफ ये जाकर बेंड हो जाते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, जो हमें टेंड्रिल्स में या फिर जो क्लाइंबिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनके अंदर देखने को मिलता है। टेंड्रिल्स के अलावा और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जहाँ सपोर्ट या फिर टच मिलता है ना उसी तरफ अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने 5 पढ़ लिए हैं वो कौन कौन से हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, chemotrophism, hydrotropism and thigmotropism. Now we will study that what are the reasons of the tropical movements. तो ये जो हमने सारे types of tropism पढ़े हैं तो उसमें हम देखेंगे कि किस रीज़न से उनकी मूवमेंट हो रही है। जैसे हमने फोटोट्रॉपिज्म की बात करी तो कौन सा हार्मोन है जो बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म इज़ ऑक्सिन हार्मोन। तो आपको पता ही है अब ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन है वो फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इन प्लांट्स की बात करें जो कि विंडो के साथ रखा हुआ है, यहीं से सनलाइट आ रही होगी, जब भी हम डायरेक्शन को देखेंगे तो ये प्लांट्स हमेशा सन की डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो रहे होंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सिन हार्मोन जो इसको लाइट की तरफ बेंड कराता है। मान लो ये है प्लांट की स्टेम और ये है ऑक्सिन हार्मोन। अभी तक हम ऑक्सिन के बारे में ये पढ़ चुके हैं कि ये टिप में प्रेजेंट होता है और सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लाइट से दूर भागता है। सो ये ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर इवनली स्प्रेड हुआ है क्योंकि सनलाइट जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर है। बट अगर ये सन इस साइड थोड़ा सा बेंड कर जाता है तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन उससे दूर भाग गया और वो स्टेम की दूसरी अपोजिट साइड जाकर कलेक्ट हो गया है। सन और ज़्यादा बेंड होता जा रहा है और ऑक्सिन हार्मोन दूसरी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बट यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन अपना काम करना नहीं भूलता, मतलब वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा और जो स्टेम की ये वाली साइड है वहाँ पर ज़्यादा मास आ जाएगा। मतलब ये वाली स्टेम जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस साइड ऑफ द स्टेम, जिसकी वजह से स्टेम बेंड करना शुरू कर देती है। और वो बेंडिंग हमेशा किस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती है, टुवर्ड्स सन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब समझ में आया कि हार्मोन कैसे रिस्पॉन्सिबल है। आपको याद सिर्फ ये रखना है दैट ऑक्सिन हार्मोन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, वो लाइट की अपोजिट साइड चला जाता है और वहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ यहाँ होने की वजह से प्लांट बेंड करना शुरू कर देता है टू द अपोजिट साइड, यानी कि सन की तरफ। अब हमें देखना है जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म इसलिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखता है रूट्स के लिए क्योंकि रूट्स को क्या रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ एंड ऑल, दे बेसिकली रिक्वायर सॉइल, दे रिक्वायर वाटर, एंड सॉइल एंड वाटर रूट्स को ऊपर वाली साइड पे नहीं मिलेगा, उनको अंदर यानी कि टुवर्ड्स द अर्थ जाकर ही ये दोनों सोर्सेज मिलने वाले हैं। दैट इज वाई रूट्स ऑलवेज मूव
टुवर्ड्स द ग्रेविटी और वी कैन से अर्थ, जिसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का नाम देने वाले हैं। शूट और स्टेम उनका कोई रोल नहीं है, वो इसीलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। स्टेम अगर सॉइल के अंदर चली जाएगी तो उसका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। लीव्स कहाँ ग्रो करेंगी एंड किस तरीके से प्लांट सारा न्यूट्रिशन अटेन करेगा, जिसकी वजह से जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है। तो सब कुछ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर। देन जो थर्ड हमने पढ़ा था दैट वाज कीमोट्रॉपिज्म। उसका रीज़न क्या था? लेट्स से ये एक पॉलन ट्यूब है जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रही है। सो जो ग्रोथ हो रही है ना पॉलन ट्यूब की, वो हमेशा ओव्यूल की तरफ होती है। इसका क्या रीज़न है? ओव्यूल हमेशा एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है जो यहाँ पर एक केमिकल की तरह काम कर रहा होगा। दैट शुगरी सब्सटेंस इज द केमिकल हेयर। पॉलन ट्यूब को पता चल जाता है कि यहाँ पर ओव्यूल है और वो शुगरी सब्सटेंस रिलीज कर रहा है और वो अपनी ग्रोथ हमेशा इसी डायरेक्शन में रखता है। इसीलिए इसको पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का नाम दिया गया है, क्योंकि वो केमिकल की तरफ मूव कर रहा है। सिमिलरली हम देखेंगे कि ये जो स्टिग्मा होता है ये भी एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है। द राइप stigma in the carpel of flower is also releasing a chemical substance जो कि अगेन शुगरी है नेचर में, into the style towards the ovary। इसकी हेल्प से क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो किस तरफ मूव कर रहेंगे और किस तरफ पॉलन ट्यूब को अपनी डायरेक्शन बनानी है, उन सब में हेल्प करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। अगर हम देखें ये जो शुगरी सब्सटेंस है वो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर स्टिमुलस वो शुगरी सब्सटेंस हो गया जो पॉलन ग्रेन्स के लिए एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, उनको डायरेक्शन की देने में हेल्प कर रहा है। which fall on the stigma of the carpel। तो पॉलन ग्रेन्स अगर भटके हुए हैं और उनको केमिकल मिल रहा है और वो हेल्प कर रहा है कि किस तरफ उसको ग्रो करना है, दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। द पॉलन ग्रेन रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलस बाय ग्रोइंग द पॉलन ट्यूब इन विच डायरेक्शन? ऑफ कोर्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन in the style of the carpel and then it reaches the ovule which is again an example of कीमोट्रॉपिज्म। तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें यहाँ पर, कीमोट्रॉपिज्म कैसे काम कर रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द शुगरी सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड। हाइड्रोट्रॉपिज्म बहुत ही सिंपल है। द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑलवेज गो टुवर्ड्स वाटर इवन इफ इट इज मीन्स गोइंग अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अगर जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म में से पावरफुल हमें चूज करना है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इज मोर पावरफुल इन केस ऑफ रूट्स। रूट्स पानी की तरफ ग्रो करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने से ज़्यादा, जिस तरीके से आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ये रूट्स जो है वो ऑफकोर्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, बट क्योंकि इस तरफ वाटर है तो इनका जो मूवमेंट होगा वो वाटर की तरफ ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद हमें देखना है हाइड्रोट्रॉपिज्म के बाद थिग्मोट्रॉपिज्म। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था लीफ टेंड्रिल्स जो मैंने आपको बताया था। ये स्टेम के टेंड्रिल्स हैं और ये लीफ के टेंड्रिल्स हैं। इन दोनों का फंक्शन होता है प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना। अब हम थोड़ा सा टेंड्रिल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। टेंड्रिल्स आर एक्चुअली थिन एंड उस तरफ ग्रो करेंगे जो प्लांट को, जहाँ प्लांट को मॉडिफिकेशन या सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे आर थिन, दे आर थ्रेड लाइक एंड प्रेजेंट ऑन बोथ स्टेम और लीव्स दोनों के लिए प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने इसके नाम दे दिए स्टेम टेंड्रिल्स और लीफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स टच को लेकर सेंसिटिव होते हैं या फिर किसी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तब वो रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर टच उनके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। दे आर शोइंग पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, जिसका मतलब है दे ग्रो टुवर्ड्स थिंग्स दैट दे हैपन टू टच। जिस भी सरफेस के या जहाँ पे भी वो टच में आते हैं वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये एक इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल है आपके लिए। लेट्स से ये एक स्टेम थी, यहाँ पर वीक स्टेम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इसको सीधा खड़े होने के लिए इन टेंड्रिल्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो टेंड्रिल्स, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मॉडिफिकेशंस होते हैं, यानी कि स्टेम या फिर लीफ को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर स्टेम वीक थी इसीलिए इसने टेंड्रिल्स ग्रो करने शुरू कर दिए, और वो भी किस तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया, जहाँ पे भी सपोर्ट मिला। हमने आते जाते देखा होगा फेंसेस के चारों तरफ इस तरीके से टेंड्रिल्स गोल गोल घूम जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। व्हेन दे टच द सपोर्ट
they coil around it, they help the plant to climb and grow upwards. Well, now I have a question for you. Can you think of the hormone जो थिग्मोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? It is actually the ऑक्सिन हार्मोन जो थिग्मोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो सेम तरीके से जैसे फोटोट्रोपिज्म के अंदर काम कर रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर बेंडिंग कराने में भी हेल्प करता है। ऑक्सिन हार्मोन टच से दूर भागता है, यानी कि इसको सपोर्ट नहीं पसंद। तो जहाँ जहाँ प्लांट्स टच हो रहे होंगे, जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल रहा होगा, वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन गायब हो जाएगा और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड आकर खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सिन हार्मोन है वो ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द लाइन जो सरफेस के कांटेक्ट में होने वाली है। ऑक्सिन अपना काम करना तो कभी भी नहीं भूलता, तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन इकट्ठा होने की वजह से कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, डिफ्रेंशिएट करता रहेगा और वहाँ पर मास ज़्यादा हो जाएगा स्टेम का और वो उसको बेंड करा देगा, जिसकी वजह से ये सारी बेंडिंग हमें दिख रही है। लेट मी रिपीट फॉर यू। लेट्स से ये एक स्टेम है, यहाँ पर इसको अगर टच मिल रहा है तो इस वाले साइड ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से स्टेम बेंड कर जाएगी और प्लांट कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। हर टर्न में सेम प्रोसेस हो रहा है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन जो लाइट के भी अगेंस्ट रहता है और सपोर्ट या फिर टच के अगेंस्ट ग्रो करता है। अब हमें पढ़ना है नेस्टीज या फिर नेस्टिक मूवमेंट। हम ट्रॉपिक मूवमेंट फिनिश कर चुके हैं, तो जो भी स्टिमुलस थे अगर वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट अलग होता है। वो स्टिमुलस जो होगा वो रिस्पॉन्स तो जनरेट करा रहा है बट नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्शन एट ऑल। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म जैसा कुछ भी नहीं देखना है। रिस्पॉन्स तो ज़रूर मिलेगा स्टिमुलस के आने पर बट डायरेक्शन पर बेस्ड नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। मूवमेंट ज़रूर होगी इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन स्टिमुलस के डायरेक्शन पर बेस्ड नहीं है, यानी कि कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जैसा नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है छुई मुई प्लांट के अंदर, जिसको बोलते हैं मिमोसा प्लांट। ये इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा। इसको टच मी नॉट भी बोलते हैं। तो आपने सब ने इसको एक बार देखा ही होगा। जब भी हम इन प्लांट्स को या इनकी लीव्स को टच करते हैं ना, तो क्या होता है, ये लीव्स ऐसे बंद हो जाती हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। देख लेते हैं, अगर टच की वजह से ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, जो टच की वजह से हो रही हो। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टी। नेस्टी यानी कि नेस्टिक मूवमेंट हो गया और थिग्मो का मतलब हम क्या पढ़ के आए हैं, टच। तो जहां जहां टच थिग्मो आ रहा होगा तो उसका मतलब क्या होने वाला है, टच। द नेस्टिक मूवमेंट विच इज कॉज्ड बाय टच इन टच मी नॉट प्लांट। इसका नाम भी क्या है एक्चुअली, टच मी नॉट। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट होता है ये। जब हम इसको टच करेंगे ना, लेट मी शो दिस टू यू, जब इसको टच करेंगे तो ये जो इसकी लीव्स हैं ये इस तरीके से बंद हो जाती हैं। पहले आपको इसका रीज़न पता है कि ऐसा क्यों होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द लीव्स। लेट्स से ये जो यहाँ पर आपको बेस दिख रहा है जहाँ से लीव्स कनेक्टेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज पल्विनस। तो पल्विनस के अंदर जो सेल्स होंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है। ये जो लीव्स का कनेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसी का डिटेल्ड या जूम्ड वर्जन है ये। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर्ड होता है इन सेल्स के अंदर। बट जैसे ही हम इसको टच करते हैं वो सेल का जो पानी होगा वो सेल टू सेल मूव कर जाता है, वहाँ से हट जाता है, लॉस हो जाता है पानी का, क्योंकि हम कहीं ना कहीं टच करने की वजह से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेज रहे हैं जो हीट जनरेट कर देता है सेल्स के अंदर। इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से वो जो पानी होगा यहाँ पर वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा एंड सेल्स जो हैं, जो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया था, इसको होल्ड करके रख रहा था लीव्स को कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर पानी नहीं है तो लीव्स जो है वो बंद हो जाते हैं कुछ इस तरीके से।
तभी हमें वो क्विकली मूवमेंट देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर, और इसीलिए बहुत यूनिक प्लांट मिलता है। सबके अंदर ये नहीं होता है, इन्हीं के अंदर ये देखने को मिलता है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनेस्टी। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोनेस्टी। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो जो नॉन डायरेक्शन मूवमेंट हो रही होगी प्लांट के पार्ट्स की विद रिस्पॉन्स टू लाइट, दैट इज कॉल्ड एज फोटोनेस्टी। इसमें हमें कुछ भी प्लांट की ग्रोथ नहीं दिखेगी टुवर्ड्स और अगेंस्ट द लाइट, इसमें हमें दिख सकता है ओपनिंग एंड closing of some parts of the plant, the opening and closing of flowers जो हमें मून फ्लावर के अंदर भी देखने को मिलता है, that is an example of photonesty। जो पेटल्स होते हैं अगर वो इनर सरफेस पे ज़्यादा ग्रो कर गए तो प्लांट खुल जाता है, अगर आउटर सरफेस पे ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो प्लांट बंद हो जाता है, फ्लावर बंद हो जाता है बेसिकली, क्योंकि हम पेटल्स की बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम आपको बोर्ड पर दिख रहा है दैट इज एक्चुअली मून फ्लावर, जो कि नेस्टिक मूवमेंट शो कर रहा है। ये मून की प्रेजेंस में ओपन हो जाता है और दिन के टाइम पर क्लोज्ड रहता है। इसी का अपोजिट होने वाला है ये वाला फ्लावर, जो डेंडिलियन फ्लावर बोलते हैं इसको, जो मॉर्निंग में तो बहुत अच्छे से खिल के ओपन हो जाता है, बट इवनिंग के टाइम पे जैसे ही लाइट चली जाती है, यानी कि रात का टाइम हो जाता है, तो ये जो पेटल्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं और फ्लावर बंद हो जाता है। सो ये थे एग्जाम्पल्स नेस्टिक मूवमेंट के। आपने इस चैप्टर के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा प्लांट्स के अंदर, जिसमें आपने देखा किस तरीके से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ये जो एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टी मिमोसा के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम जल्दी से समराइज करेंगे कि क्या क्या मेन या इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स परफॉर्म कर रहे थे। सबसे पहले तो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी। जब सीड इस तरीके से ग्रो करना स्टार्ट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सबसे पहले सीड जो है एक छोटी सी रूट और छोटी सी शूट को ग्रो कर देता है। वो शूट और रूट बड़ी हो जाती है और उसके अंदर नई लीव्स या प्लांट्स पूरा का पूरा डेवलप करना शुरू कर देता है। तो दैट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। उसके बाद और क्या फंक्शन है, आगे की जो ग्रोथ होनी है, जब रूट भी आ गई है, स्टेम भी आ गई है और लीव्स भी आ गई हैं, उसके बाद वाली सारी ग्रोथ भी हार्मोन्स ही करते हैं। स्टोमेटा का मूवमेंट होना, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। इसके अलावा फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, फ्रूट की ग्रोथ होना और फ्लावर्स का भी ग्रो होना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स ओनली। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एज आई टोल्ड यू, फ्रूट्स का पकना भी हार्मोन की हेल्प से ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यही था आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर। इसमें हार्मोन्स का नाम और उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो दो और टॉपिक हैं दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसमें से जाकर पढ़ सकते हो, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ये कंप्लीट चैप्टर हमने कवर कर लिया है एक वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।